नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी IQ में। आज हम 15 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा जगह पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हमारे ऑप्शन 105वें, 109वें, 111वें, 115वें। इसका सही आंसर है 105वें। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट्स में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नए प्रतिबंधों, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPA पर आधारित है और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने से भारत के स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा है। रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रैंकिंग के टॉप 5 देश। इसमें पहले नंबर पर है हांगकांग, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, 5वें नंबर पर है अमेरिका। भारत 105वें नंबर पर और चीन 124वें नंबर पर है। इसमें शामिल 10 सबसे कम रैंकिंग प्राप्त देश हैं: अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला। डिग्री ऑफ फ्रीडम को 5 व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। वो हैं साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स, साउंड मनी, फ्रीडम टू ट्रेड, इंटरनेशनली रेगुलेशन। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। इसका मुख्यालय है वैंकूवर, कनाडा में। सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के लिए केंद्र इसके अध्यक्ष हैं पार्थ जे शाह और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए कितने राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया? ऑप्शन 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर है 5। भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। यह राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे। राफेल जेट के बारे में, मल्टी रोल राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसाल्ट एविएशन द्वारा किया गया है। भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी की जानी है। 36 राफेल जेट विमानों में से 30 फाइटर जेट हैं जबकि 6 ट्रेनर जेट होंगे। वायुसेना के सेनाध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बैंकों में अनुपालनकारियों और मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका पर एक नोटिस जारी किया? ऑप्शन: पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में अनुपालनकारियों और मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका पर एक नोटिस जारी किया है। अनुपालन व्यवस्था के अनुसार बैंकों को प्रभावी अनुपालन संस्कृति, स्वतंत्र कॉर्पोरेट अनुपालन कार्य और बैंक और समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस तरह के स्वतंत्र अनुपालनकारियों के क्रियान्वयन के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता आवश्यक होती है। बैंकों में अनुपालनकारियों और मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका के बारे में जानकारी। अनुपालनकारी की कर्तव्य और उत्तरदायित्व। अनुपालनकारी बैंक को अपने अनुपालन जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए होते हैं, जिसे कानूनी या नियामक प्रतिबंधों के जोखिम, वित्तीय नुकसान या बैंक की साख के नुकसान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सभी लागू कानूनों,
नियम, आचार संहिता और अच्छे अभ्यास के मानक को पूरा करने में असफल होने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अनुपालन जोखिम को कभी कभी प्रामाणिकता जोखिम के रूप में भी पेश किया जाता है, क्योंकि बैंक की साख अखंडता और उचित व्यवहार के सिद्धांतों के पालन के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। बैंकिंग पर्यवेक्षकों को तभी संतुष्ट होना चाहिए जब प्रभावी अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता हो और कानूनी नियमों और मानकों के उल्लंघनों की पहचान होने पर प्रबंधन उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाती हो। इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी। अधिनियम, नियमों और मानकों और किसी भी आगे के लिए बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए, किसी भी अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, अनुपालन जोखिम का आंकलन करने के लिए और अनुपालन मूल्यांकन के लिए जोखिम अनुमुख गतिविधि योजना विकसित करने के लिए गतिविधि योजना को मंजूरी के लिए ACB के पास भेजा जाना चाहिए और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अनुपालन जोखिम से संबंधित किसी भी बड़े बदलाव अवलोकन के बारे में बोर्ड, ACB, MD और CEO को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए समय समय पर बोर्ड ACB को अनुपालन विफलताओं उल्लंघनों पर रिपोर्ट करना और संबंधित कार्यात्मक प्रमुखों तक पहुंचाना। पर्याप्त और प्रतिनिधि अनुपालन परीक्षण करके अनुपालन की निगरानी और समय समय पर प्रशिक्षण करना। अनुपालन परीक्षण के परिणामों को बोर्ड, ACB, MD और CEO को पर रखा जाना चाहिए। अनुपालन परीक्षण और वार्षिक अनुपालन मूल्यांकन अभ्यास के अभिन्न अंग के रूप में अनुपालन के निर्वाह की जांच करना। समय सीमा और स्थायी रूप से RBI और पत्र और आत्मा दोनों में किसी भी अन्य निर्देशों द्वारा किए गए पर्यवेक्षी टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका। एक मुख्य अनुपालन अधिकारी बैंक से जुड़े अनुपालन मुद्दों की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक कॉर्पोरेट अधिकारी होता है। उदाहरण के लिए, कोई बैंक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है और कंपनी और उसके कर्मचारी आंतरिक नीतियों और प्रतिक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं। मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। बैंक अनुपालन अधिकारी आंतरिक और बाहरी कानूनों को निर्धारित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, ऑडिट और निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो राज्य या संघीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के संचालन में जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। बैंक अनुपालन अधिकारी नीतियों प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे मार्गेज और ग्राहक जमा पर सभी नियमों के अनुरूप हो। अनुसंधान ने संघीय कानूनों का उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग कानूनों की स्थापना की है। वे राज्य या संघीय सरकारी निकायों द्वारा पारित किए नियमों को लागू और समायोजित भी करते हैं। अपने कार्य विवरण के तहत CCO अधिकारी किसी संगठन की जोखिम प्रबंधन इकाई को अनुपालन सलाह देते हैं। वे अनुपालन नीतियों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी के साथ सहयोग करते हैं। वे सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को बनाए रखने के लिए अनुसंधान भी करते हैं। बैंकों में अनुपालन अधिकारियों की भूमिका में नए भर्ती हुए कर्मियों और बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का ध्यान रखना शामिल है। वे गैर अनुपालन वाले क्षेत्रों के लिए ऑडिट करते हैं और पहचाने गए जोखिम के समाधान के लिए पहल करते हैं। वे नए नियमों पर बैंक कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए अनुपालन कार्यक्रमों की योजना और उनका क्रियान्वयन भी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया? प्रश्न है हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रहलाद सिंह पटेल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया है। इससे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF 2.0 के साथ मंत्री ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क का उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाते और क्रियान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोडमैप को भी तैयार किया है। CSCAF की पहल भारत में शहरी नियोजन
और विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है। फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं। ये 5 श्रेणियां हैं: ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, ग्रीन कवर, ऊर्जा विविधता, गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज हमारे शहरों में सड़कों को और अधिक चलने योग्य और पैदल यात्री के अनुकूलन बनाने की प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य शहरों को त्वरित, नवीन और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और बेहतर सड़कों का निर्माण करना है। यह चुनौती देश भर के शहरों को हितधारकों और नागरिकों के परामर्श के से लोगों के लिए सड़कों की एकीकृत दृष्टि विकसित करने में सहायता करेगी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सरोद पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया? प्रश्न है डॉक्टर हर्षवर्धन, मनमुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है मनमुख मंडाविया ने। केंद्रीय मंत्री मनमुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्यूसल फॉर डिस्प्यूट्स पोर्ट्स नामक एक नया विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। सरोद पोर्ट्स के बारे में, सरोद पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। यह तंत्र NHAI द्वारा गठित सरोद रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। सरोद पोर्ट्स कानूनी खर्च और समय की एक बड़ी राशि की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे। सरोद पोर्ट्स प्रमुख बंदरगाहों के साथ काम करने वाले निजी हितधारकों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करेंगे। तेज समय पर लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र होने की वजह से ये समुद्री क्षेत्र में कारोबार में आसानी को बढ़ावा देगा। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्ट ऐप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया? RBI बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक। इसका सही आंसर है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा। आई स्टार्टअप 2.0 के बारे में, आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये 3 प्रकारों में उपलब्ध है: प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। साझेदारी निजी और सार्वजनिक सीमित कंपनियों के साथ साथ सीमित देयता भागीदारी सहित नए व्यवसाय चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं। स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और निगमन के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने API को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया है। यह संस्थापकों उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि यह समय और प्रयासों को बचाता है, क्योंकि उन्हें किसी खाते के लिए आवेदन करने के लिए फिर से विवरण नहीं भरना पड़ता है। आगे की सुविधा के बारे में, बैंक KYC के लिए मूल दस्तावेजों को स्थापित करने के लिए अपनी पसंद के समय एक अधिकारी को स्टार्टअप पर भेजता है। ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है? गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से
विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिंह सराइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है। एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार से अनुमति के बाद विदेशी दान ले सकता है। हालांकि चुनावी उम्मीदवार, कोई भी सांसद अथवा विधायक, राजनीतिक दलों का सदस्य, किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के कर्मचारी विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते। स्वर्ण मंदिर के बारे में, पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। गुरुद्वारा वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रशासित और शिरोमणि अकाली दल द्वारा नियंत्रित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिंगरी मिशन लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश सरकार, गोवा सरकार, मेघालय सरकार, असम सरकार। इसका सही आंसर है मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिंगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिगी सेक्टर में क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और इनपुट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। पिगी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, इसके राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और इसकी राजधानी है शिलोंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? हमारे ऑप्शन है 11.5%, 12.5%, 13.8%, 15.8%। इसका सही आंसर है 11.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? 74 वर्ष, 78 वर्ष, 82 वर्ष, 85 वर्ष। इसका सही आंसर है 74 वर्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट स्टडी को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।